अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर वेडनेसडे के अंदर हमारा डिपार्टमेंटल सेमिनार कंबाइंडली होता है। आज के उसी कड़ी के तहत आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज हमारा 2 प्रेजेंटेशन है। पहला प्रेजेंटेशन डॉक्टर समीउल्लाह पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, और दूसरा जो प्रेजेंटेशन है वो डॉक्टर मोहम्मद फाहद का है, जिनका टॉपिक है तग़य्युरात हवा इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले बगैर बिला किसी ताखीर के मैं डॉक्टर समीउल्लाह पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब को इनवाइट करता हूं कि वो आए और अपने प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करें, जिनका टॉपिक है हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये एक इंतहाई बर्निंग टॉपिक है। आजकल आप इंटरव्यू के अंदर जब भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो जो पीएससी का जो चेयरमैन होता है वो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स क्या क्या चलते हैं। तो आपके आने वाले दिनों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसकी जो मोटी मोटी चीजें हैं वही आपके इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो मैं दावत देता हूं डॉक्टर समीउल्लाह को कि वो आए और अपने इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करें। डॉक्टर समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। एक्चुअली मैंने इसके पहले इस पे एक सेमिनार किया था डिपार्टमेंटल, लेकिन उसमें मैंने यूनानी डाला था। लेकिन वक्त की कमी होती है और शायद हेल्थ प्रोग्राम इतने इंडिया में इतने सारे हैं कि शायद एक बार में वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने मोटे मोटे तौर पर, जैसे सर ने कहा, मैंने हेल्थ प्रोग्राम जो इंडिया में चल रहे हैं उसको फिलहाल मैंने समझाने या समझने की कोशिश की है कि आखिर हमारा हेल्थ प्रोग्राम का इशू क्या है, मोटो क्या है, गवर्नमेंट का एम क्या है। उसके तहत मैंने मोस्टली कोशिश की है कि एक खाका मैं आपको दे सकूं। सबसे ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2002 में आया था। इसमें 5 डिजीज के बारे में है, मलेरिया, फलेरिया, कालाजार, जेई और चिकनगुनिया। नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम 1983 में ये आया था। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। एक्चुअली जितनी प्रोग्राम हैं इसमें, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे प्रोग्राम आए, कुछ अलग अलग सन में आए या अलग अलग ईयर में आए, लेकिन उसको फिर से रिवाइज किया गया। तो जो रिसेंटली जो है उसी तरीके से इसको सिंक्रोनाइज किया गया है। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976, आयरन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम 1992, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, जो कि मोस्टली लोग इसमें काम कर चुके हैं, एनआरएचएम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997, जननी सुरक्षा योजना सब लोग जानते हैं इसके बारे में, 2005 में ही आया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के रिसेंटली 2013 का है ये। रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ RMNCHA स्ट्रेटजी 2013, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम 2011 रिसेंट का ही है। आयुष्मान भारत काफी रिसेंट का है, 2018 का है ये। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985, नेशनल HM 2013, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसी को नेशनल हेल्थ मिशन को ही 2 रूरल और अर्बन के तौर पे फिर एक उसको 2013 में ही उसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही सारे आते हैं। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान INAP 2014, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, जो कि जो ओल्ड एज जो भी होते हैं उनके लिए 2010 में आया ये। यॉज एरेडिकेशन प्रोग्राम 1996-97, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, जो भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे जो रिलेटेड जो है वो उसके इसमें आया 98-99 में। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम 1995 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक्स, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन PCDCS 2010। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, इसमें नेट के थ्रू सर्विलेंस किया जाता है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम 2018, जो रिसेंट का ही है। नेशनल गिनिया वार्म इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983-84, मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974-78 का है ये थोड़ा। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम 2006, इसमें मिनिमम तौर पे इसमें डिफाइन किया गया है, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन, पावर टू पीपुल, सपोर्ट टू फार्मर्स, लेबर वेलफेयर, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, वेलफेयर ऑफ SC/ST minorities and OBCs, women welfare, child welfare, youth development, improvement of slums, environmental protection and afforestation,
social security, rural roads, energization of rural areas, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, IT एनेबल्ड ई-गवर्नेंस। जनरली इसमें रूरल एरिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है कि वो मिनिमम जो नीड जो एक ह्यूमन की होनी चाहिए वो सारी चीज़ें उससे मिले। सबसे पहले अभी जो रिसेंट का जो है मैंने जैसा कहा कि कुछ जो मोटे मोटे तौर पे जो चीज़ें जो अभी जो चल रहा है मैंने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। आयुष्मान भारत, इसका स्लोगन रहा है हेल्दी इंडिया, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ। इस आयुष्मान भारत के अंदर दो चीज़ें थी कि हर एक पीपल को एक अच्छा हेल्थ एंड वेलनेस मिले, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट किया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। इसमें और दूसरा जो था वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत पर पर्सन जो BPL में जो आते हैं उनको 5 लाख पर पर्सन उसको इंश्योरेंस दिया जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टू मेक 1.5 लाख वेलनेस सेंटर नेम्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर कवरिंग बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, सारे चीज उसमें आएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनका एम है अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, हेल्थ प्रोटेक्शन टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क, एंड जैसे मैंने बताया कि इंश्योर 10.74 करोड़ पर रूरल फैमिली बेनिफिट ऑफ 5 लाख पर फैमिली। अभी जो रिसेंटली जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का की जो बात मैंने की उसमें जो कंसेप्ट ऑफ CHO हेड ऑफ द हेल्थ वेलनेस सेंटर होंगे, जो कि वहाँ के जो हेड होंगे वो आयुष डॉक्टर या ग्रेड ए नर्स होंगे। इनका ट्रेनिंग जो है इग्नू के थ्रू दिया जाता है फॉर 6 मंथ। अभी जो है बिहार में अप्रॉक्स 54 शायद वेलनेस सेंटर का प्लान है, जिसमें 18 शायद अभी रन कर रहे हैं, जैसा कि परसों वो बता रहे थे हेल्थ मिनिस्टर। एक अगला प्रोग्राम है नेशनल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये जो है 2016 में लॉन्च किया गया। इसका जो इंश्योर था 4 टाइम्स, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, इसमें मदर से रिलेटेड प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको एंटीनेटल केयर के लिए PSC पे कम से कम 4 टाइम्स आना होगा। उसमें आप जिसमें आने का मकसद ये होगा कि उसमें हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग डिटेक्ट करें और फर्दर फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको हायर सेंटर में भेजें या फिर उसी तरीके से आगे उसको मैनेज करें। और उसमें जो चेकअप जो होगा वो हर मंथ के 9th डे को होगा। ये एक दिन किया गया है कि जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। इसमें डिटेक्शन के अलावा फैसिलिटीज कुछ दी गई है, जिसमें कि ब्लड के कुछ टेस्ट होंगे, वायरल मार्कर होंगे और अल्ट्रासाउंड होंगे, जिससे कि एंटीनेटल में आपको उसमें USG में क्या कंडीशन है बेबी का वो पता चल सके, फिटस का। उसके बाद RBS के, इसमें बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अच्छे से जाना है। इसमें बहुत सारे लोग काम भी किए हैं। ये फरवरी 2013 में लॉन्च हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव RBS के का था कि अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ 30 डिजीज का एक स्लॉट बनाया गया था कि अप्रॉक्स इतने डिजीजों को हम लोग अर्ली में डिटेक्ट कर लें, जिससे कि हम लोग बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। 30 डिजीज जिसमें कि इसको 4D में डिस्क्राइब किया गया। इसमें अर्ली डिटेक्शन और मैनेज ऑफ 4D का पहला जो है वो डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी और डेवलपमेंटल डिले, चाइल्डहुड डिजीज। डिफेक्ट एट बर्थ में ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन कुछ कुछ जो मेन है, जो मोस्ट कॉमन है, मैंने जैसे MTD, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, क्लब फुट, DDH, डिस्प्लेसिया, डिसलोकेशन ऑफ हिप, कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, कॉन्जेनाइटल डिफनेस, CHD, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज एंड ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, डिफिशियंसी विटामिन A, D, एनीमिया, सीवियर मालन्यूट्रिशन, मैं बाद में इस पे डिस्कस थोड़ा करूंगा, गेटर डेवलपमेंट जैसे विजन इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, न्यूरोमोटर इंपेयरमेंट है। चाइल्डहुड डिजीज में इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे पैटिस मीडिया, डेंटल केयर्स जो बच्चों में होते हैं, या कन्वल्सिव डिसऑर्डर। इसमें अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये जो है जब न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, जब क्लोज नहीं हो पाता है तो ये जो है प्रोट्रूशन हो जाता है 2 जगहों पे। या तो ये 2 तरीके का हो सकता है, एक स्पाइना बिफिडा, स्पाइनल कोड डिफेक्ट, और एक ब्रेन डिफेक्ट, इसको हम लोग एनएन्सेफेली कहते हैं। इसमें मेन मकसद ये होता है कि हम लोग इसको अर्ली डिटेक्ट करके हम लोग इसको हायर सेंटर पे भेजें, और यहाँ बिहार में शायद IGMS में इसका सर्जरी का सर्जरी यहाँ पे होते हैं। तो मेन मकसद इसका ये होता है कि हम लोग इसको अर्ली डिटेक्ट करके हम लोग इसको आगे के सेंटर की तरफ रेफर करें और इसका ट्रीटमेंट हो सके अर्ली, जितना जल्दी हो सके। इसका मेन कॉज होता है डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और एक्चुअली इसमें जो म्यूटेशन होता है, ऐसे जीन में म्यूटेशन होता है जो जिसका रिलेशन फॉलिक एसिड से होता है, इस वजह से इसमें म्यूटेशन होकर के प्रोट्रूशन हो जाता है। दूसरा जो है डाउन सिंड्रोम, जैसा कि आप इसमें फिगर में देख सकते हो, ये सारे फीचर्स हैं, शॉर्ट नेक है, लो स्मॉल फोल्डेड ईयर्स है, आपको फ्लैटेंड नेजल ब्रीज है, ये सारे आपको डाउन सिंड्रोम में, जो कि 21 क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी की वजह से ये चीजें पाई जाती हैं।
और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जब कम्प्लीटली फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट डिफेक्ट एंड बर्थ में देखा जाता है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड, ऑपरेटेड द पेशेंट्स बाय रूल ऑफ 10। इसको ऑपरेशन जो किया जाता है या ऑपरेट जो किया जाता है रूल ऑफ 10, इसमें एक मुस्कान एक संस्था है उसके द्वारा किया जाता है। जनरली इंडिया में बहुत बड़े तौर पे इस पे एक मूवी बनी है। और रूल ऑफ 10 क्या है कि बेबी जो है वो 10 वीक से ज़्यादा होना चाहिए, हेमोग्लोबिन 10 ग्राम इसका होना चाहिए, और WBC जो है वो आपको 10,000 से कम होना चाहिए, और वजन जो है वो 10 पाउंड से के अप्रॉक्स होना चाहिए, तो ही इसका ऑपरेशन होता है। ये क्लब फूड, इसमें भी इसका एग्जैक्ट कॉज नॉन है, और इस फैक्ट्री में या तो फैमिली हिस्ट्री हो, क्लिनिकल कंडीशन लाइक स्पाइनी बाइफिडा जो मैंने पहले बताया, इनसफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, एब्नॉर्मलिटीज ऑफ जॉइंट और बोन फॉर्मेशंस एंड अंडरलाइंग डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटी। इसमें इसका जो ट्रीटमेंट जनरली पॉन्सेटी मेथड से इसको फ्लैट करके किया जाता है। डिफेक्ट एट बर्थ कॉन्जेनाइटल, कॉर्निया में जब ओपेसिटी आता है तो एक्चुअली ये जो है ये इस तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं एट द बर्थ, लेकिन क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो बता नहीं सकते हैं, तो ये चीज़ें जनरली इस तरह के फीचर्स नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पता कर पाना। तो कैन बी हेरेडिटरी हो सकते हैं, समटाइम्स इन्फेंट्स आर बोर्न विद कैटरेक्ट नोन एज congenital cataract. These cataracts may develop because of certain infections, metabolic problems, diabetes, trauma, inflammation और drug reactions की वजह से भी ये चीज़ें सामने आ सकती है। डिफेक्ट एट बर्थ, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी ROP, ऐसे बच्चे जो अर्ली गेस्टेशन में जिनका डिलीवरी होता है या जिनका लो बर्थ वेट होते हैं, वो ROP जनरली डेवलप कर जाता है। उसके होता क्या है कि जो भी रेज यहाँ से जा रहे हैं तो ये क्योंकि भस्कुलर डिजीज है, ये सारे के सारे रेटिना पे इसकी इमेज बनते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन जनरली होता क्या है कि लो बर्थ वेट में बच्चे अंडर डेवलप्ड होते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि ये वस्कुलर चीज़ों को, वस्कुलर जो ऑर्गन जो भी है उसको डैमेज करता है, और ये बहुत सारे कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने की वजह से जो यहाँ से रे आते हैं वो पूरी तरीके से रेटिना पे नहीं पड़ पाते हैं। तो इसमें भी 3-4 स्टेजेस हैं। इसका ROP करने का तरीका ये है कि इसका विद इन मंथ इसका किसी भी ऑप्थोमेट्रिस्ट से इसको मिलना चाहिए। दूसरा जो है CHD में बहुत सारे हैं, जैसे ऐसे देखा जाए तो ASD, BHD, क्वाक्टेशन ऑफ आयोटा, रिगेस्ट्रेशन, बहुत सारे मतलब 7-8 इसमें आते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन हमने इसमें यहाँ पे शो किया है। एक PDA, पैटेंट एट्रियोसिस भी इसमें आता है। तो एग्जैक्ट कॉज इसका भी नोट नोन है, बट सीवरल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। इसमें हैविंग इन्फेक्शन रूबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो, मैटरनल इलनेस सच एज डायबिटीज और ऑटोइम्यून डिजीज, कोई भी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, टेकिंग ड्रग्स लाइक आइसोटेरिटोनाइन और लिथियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप लेते हैं तो, मैटरनल ओबेसिटी हो, स्मोकिंग कंज्यूमिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, हेरेडिटरी फैमिली हिस्ट्री में इंक्रीज लाइक्लीहुड, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी या जेनेटिक म्यूटेशन। ASD में क्या होता है कि एट्रियम के लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक होल बन जाता है, जिसमें ये जो है प्योर ब्लड जो इम्प्योर ब्लड से मिलना शुरू हो जाता है। BHD में बिल्कुल उसी तरीके वेंट्रिकल में इस तरीके का चीज एक होल बन जाता है, जिसको वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। और आगे क्वाक्टेशन ऑफ द आयोटा है। आयोटा जो है वो आगे चल के यहाँ पे नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ट लंग्स की तरफ इसका आयोटा जो है वो बॉडी की तरफ, आयोटा जो बॉडी की तरफ जाने में इसको दिक्कत होता है, जिसकी वजह से इसका लोड जो है फिर से आपको वेंट्रिकल में बढ़ जाता है। और मर्मर है या PDA है, जो कि इसके लिए इसका साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देखें तो हर्ट मर्मर जो कि एक्रेडिटेशन ही पकड़ सकता है, साइनोसिस होगा, फीडिंग रिगर्जिटेशन होगा, फीडिंग करेगा तो वो सारा कुछ बाहर आएगा, चोकिंग एंड कफिंग होगा, ब्रीदिंग इशू होगा। इसका सबसे ज़्यादा ये है कि जब हम इसको फीडिंग करेंगे तो एक्सेसिव स्वेटिंग और एक्सेसिव स्वेटिंग होगा। इसमें साइनोसिस पहचानने का तरीका ये है कि डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन ब्लड। डिफिशियंसी डिजीज में अगर हम देखें तो विटामिन A की कमी की वजह से बिटोटोस्पोर्ट्स हमको एक क्रेटिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है कंजक्टिवा पे, ये इसके पहचानने के तरीके हैं विटामिन A डिफिशियंसी के। और अगर हम सीवियर डिफिशियंसी में सीवियर मालन्यूट्रिशन की बात करें तो अगर एक जो अभी इसके में जो चीज़ों को जो देखा गया है उसमें एक टेप होता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, इसको इस के तहत ऐसे नापा जाता है, और अगर वो रेड में है तो वो मतलब वो ठीक है, मालन्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन अगर वो येलो वाले में है तो मदर को काउंसिल किया जाता है, अगर रेड वाले में है तो उसे एक
सेंटर है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो 30 बेडेड वार्ड होते हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड होते हैं, और उसे वहाँ पे फिर उसे रेफर किया जाता है और उसके पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है डेली बेसिस पे। तो इसमें टोटल 30 केसेज आर स्क्रीन बाय आरबीएस की टीम, जिसमें कि 2 आयुष डॉक्टर्स होते हैं, एक एनएम होते हैं, एक फार्मासिस्ट होते हैं, व्हीकल के साथ ही मूव करते हैं। इनका एम्स यही है अर्ली डिटेक्शन करना और मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ 30 डिजीजेस, टू इंश्योर स्क्रीनिंग ऑफ एवरी चाइल्ड 0 से 6 ईयर चाइल्ड आर स्क्रीन इन डब्ल्यूसी एंड 6 से 18 चाइल्ड जो स्क्रीन होते हैं गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इनको स्क्रीन किया जाता है। अब नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें जैसे मैंने बताया था 5 मलेरिया, फैलेरिया, कालाजार, जेई, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया। मलेरिया जो जिसके बारे में तो मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं कि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, सिम्टम्स ऑफ फीवर, आइगर, हेडेक है, पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम, इसके बहुत सारे डिफिनेशन है, 4 कॉज। क्योंकि वक्त थोड़ा कम है तो इस स्लाइड को मैंने छोटा किया। प्रिवेंशन में मॉस्किटो नेट, इंसेक्ट रिपेलेंट, यूज फॉग, लार्विसाइड, ये गम्बूसिया का यूज करते हैं इन व्यू ऑफ दिस। इसमें बहुत सारे चीज़ें बदली हैं मलेरिया के फॉर्म में। सबसे पहले तो 1953 में इसको नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पे इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसका नाम जो एनएमसी चेंज टू नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इसमें मतलब कंट्रोल देखने को मिला था, तो इसे एरिडिकेशन की तरफ ले जाया गया। और 1965 में ये केसेज रिड्यूस करके 0.1 मिलियन हो गया, लेकिन 1960s में रिजर्गेंस ऑफ मलेरिया फिर से इसको देखने को मिला और मलेरिया केस जो है वो 1976 में 6.46 मिलियन हो गया। तो फिर से सरकार जागी और 1977 में मॉडिफाइड प्लान ऑपरेशन इंप्लीमेंटेड किया गया। उसके बाद 1999 में काफी दिनों के बाद रीनेमिंग ऑफ प्रोग्राम टू नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम। उसके बाद 2002 में इसका फिर से रीनेम करके इसको नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में इसको डाला गया। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनआरएचएम 2005 में हो गया। अभी जो है नाउअडेज नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया 2017-2022 अभी लॉन्च किया गया है, और द एंटायर मंथ ऑफ जून जो है वो मंथ ऑफ एंटी मलेरियन मंथ के तौर पे मनाया जाता है। मलेरिया, द डिजीज इज एंडेमिक इन 256 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 16 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरी। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हैज बीन ऑपरेटेड 1955 से ही चला रहा है ये। द स्ट्रेटजी ऑफ लिम्फेटिक प्लेगोसिस एलिमिनेशन आर एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, single dose of anti-filarial drug for 5 years except pregnant women and children before 2 years, or home-based management of lymphadenoma and operation of hydrocele in identified CSC district hospital and medical colleges. अगर स्ट्रेटजी क्या है इसका, तो एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना, सिंगल डोज एंटी-फिलेरियल ड्रग 5 years। कालाजार is now endemic in 33 districts of Bihar, 4 districts of Jharkhand, 11 districts of West Bengal, 6 districts of Uttar Pradesh। Centrally sponsored program launched in 1991। इन्वेस्टिगेशन के लिए RK39 का यूज करते हैं। मैनेजमेंट में इसमें मिल्टेफोसिड यूज होता है। नाउअडेज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का भी हम लोग 10 mg per kg बॉडी वेट से यूज करते हैं। इसको जो इस ड्रग को WHO जो है फ्रीली सप्लाई करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और कंट्रोल के लिए DDT स्प्रे सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड का भी यूज करते हैं। जेई में जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में इसको ज़्यादा ही देखने को मिला है। इसका पॉजिटिव एजेंट जेई वायरस, क्यूलेक्स मॉस्किटो, मोस्ट कॉमन इन गैंगेटिक एरिया लाइक यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की फैक्ट्स है इसमें। जेई इज ए फैलेरी वायरस रिलेटेड टू डेंगू, येलो फीवर एंड वेस्ट नाइल वायरस स्प्रेड बाय मॉस्किटो। फर्स्ट जो क्लिनिकल केस जो पाया गया था वो 1955 में वेलोर में पाया गया था। जेई इज द मेन कॉज ऑफ वायरल इंसेफ्लाइटिस मेनी कंट्री ऑफ एशिया विथ एन एस्टिमेटेड 68,000 क्लिनिकल केसेस एवरी ईयर। देयर इज नो क्योर फॉर द डिजीज। ट्रीटमेंट इज फोकस्ड ऑन relieving severe clinical signs and supporting the patient to overcome the infections। अभी जो है सेफ इफेक्टिव वैक्सीन सारा अवेलेबल हो गया है प्रिवेंट जेई के लिए। WHO ने इसको रिकमेंड किया है वैक्सीनेशन, नेशनल प्रोग्राम में इसको इंटीग्रेट किया है, इसको ऐसे रिकॉग्नाइज एज ए पब्लिक हेल्थ इशू। डेंगू वायरस is Arbo virus Aedes aegypti and Aedes albopictus is capable of infecting humans and causing disease। डेंगू फीवर एंड सीवियर फॉर्म, इसको 2 फॉर्म, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम हैव बिकम मेजर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसमें कि हमें इसमें तरीका है ये टॉर्निक्यूट टेस्ट से हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर हम ये बीपी के कफ को अगर हम लोग अपने आर्म पे बांध लें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें अगर, तो 10 पिटाची से ज़्यादा अगर बन गया तो हम लोग मानते हैं कि DHF का एक फीचर दिखता है वो। और डेंगू शॉक सिंड्रोम में उसमें बीपी वगैरह काफ़ी लो हो जाता है, डायस्टोलिक अपर और सिस्टोलिक जो बहुत नीचे चला आता है।
पल्स वगैरह काफ़ी वीक हो जाता है। ये दोनों ज़्यादा सीवियर कंडीशन डेंगू, दोनों में सबसे ज़्यादा सीवियर जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम है। नेशनल डेंगू डे 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। डेंगू फीवर स्टार्ट विद सडन ऑनसेट ऑफ फीवर फॉलोड बाय सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आईज, मसल्स एंड जॉइंट पेन एंड रैश। इन्वेस्टिगेशन में डेंगू NS1, IgG, IgM के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में बहुत सारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ल्यूकोपेनिया है, ल्यूकोसाइटोपेनिया है। साइलेंट सिम्टम्स में जो मैंने बताया, हाई फीवर, मसल जॉइंट पेन, वोमिटिंग, स्किन रैशेस, पेन बिहाइंड आईज, हेडेक, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्रिवेंशन में जैसा कि और सारे जो वाटर बोर्न डिजीज है उससे में वाटर फ्रॉम कूलर एंड अदर स्मॉल कंटेनर शुड बी रिमूव। कम से कम सप्ताह में एक बार उसे खाली कर देना चाहिए। लार्विसाइड्स का यूज हम कर सकते हैं वाटर स्टोरेज कंटेनर में, जिसको हम खाली नहीं कर सकते हैं। वाटर वो स्टोरेज कंटेनर शुड बी केप्ट कवर्ड विद लीड, ढक्कन से उसको हम ढक करके रखें। ट्रांसमिशन सीजन, रेनी सीजन में सभी पर्सन जो है वियर क्लॉथ करें दैट कवर आर्म्स एंड लेग। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें। Personal protective measures such as window screens, insecticide treated bed nets, coils and vaporize can be used to prevent mosquito bites. Leprosy, National Leprosy Control Program has been operated since 1955. Total 209 high endemic districts. Leprosy Elimination Program financially supported by World Bank 1933 से ही support कर रहा है. Microcellular footwear is provided for protection in intensive feet. 41 NGO and 42 government medical colleges supported this program. 83 centers. अच्छा 83 centers conducted for disability reconstructive surgery in India और 5,000 रुपीज इंसेंटिव लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन और BPL फैमिली वाले को दिया जाता है। मैनेजमेंट में डेप्सोन का यूज होता है। ट्यूबरकुलोसिस NTCP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसे 1962 में लॉन्च हुआ। ऑब्जेक्टिव था टू टेक द TB केसेज एंड प्रोवाइड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, उसके घर पे उसको ट्रीटमेंट देने का ये ऑब्जेक्टिव था। NTCP जो 1992 में रिवाइज होकर के स्ट्रेटजी ऑफ TB वाज लॉन्च एंड रीनेम्ड RNTCP। वर्ल्ड TB डे 24 मार्च। मैनेजमेंट में ये 4 ड्रग्स का यूज, 4 मेडिसिन फॉर 4 मंथ और 3 मेडिसिन फॉर 2 मंथ। RNTCP has released national strategic plan for tuberculosis 17-25 recent में for the control and elimination of TB in India by 2025. According to the NCP, TB elimination have been integrated into the 4 strategic pillars: डिटेक्ट करना, ट्रीट करना, प्रिवेंट करना, बिल्ड करना। इसमें इसके तहत जो है इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को ही इसमें इंक्लूड किया गया है। और अगर 250 इसमें एक योजना है निक्षय, नी मतलब नहीं, अक्षय मतलब TB, उसके अंतर्गत ये सारे डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और आते हैं। 250 और नोटिफिकेशन ऑफ TB केसेस डायग्नोज एज पर स्टैंडर्ड ऑफ TB केस इन इंडिया। कंप्लीशन ऑफ एवरी मंथ ऑफ ट्रीटमेंट अगर है तो 250 रुपये से दिए जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ इंटायर कोर्स ऑफ TB ट्रीटमेंट 500। इस तरीके से शिक्षा पोशाक योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो 5,500 पर मंथ दिए जाएंगे उस कम्युनिटी को बूस्टर अप से खाने पीने के लिए। डिलीवर थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू बैंक अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशियरी। एड्स NSCP 1 लॉन्च इन जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है सबसे पहले 87 में, फिर इसको रिवाइज करके 99 में इसको रिवाइज किया गया। उसके बाद फेज 3 में 2006-11 में इसको लॉन्च किया गया। इसका एम्स था टू प्रिवेंट द फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड टू डिक्रीज मोर्बिडिटी एंड मॉर्बिलिटी। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट HIV इन्फेक्शन की बात करें तो फीवर, चिल्स, हेडेक्स, नाइट स्वेट, सोर थ्रोट्स, मसल सैक, जॉइंट पेन, फैटिग, swollen lymph node एंड माउथ अल्सर्स। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1971 में इसे लॉन्च किया गया। इसी के अंतर्गत मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया। नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्टिक प्रोग्राम 1970 टू इंश्योर एवरी वीक ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन गिवन आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट उसे इंश्योर किया जाए देने के लिए इस प्रोग्राम के तहत। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें 1982 में इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद इसको फिर से 1992 में इसको जिसे ये लॉन्च किया गया। मेजर इसका जो कंपोनेंट है प्रोविजन ऑफ आयोडाइज्ड 45 आयोडाइज्ड दिया जाए, मॉनिटरिंग किया जाए, सर्विलेंस किया जाए, मास कम्युनिकेशन लोगों को बताया जाए। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम NCCP स्टार्ट किया गया 1975 में और कैंसर और उसके बाद रीनेम दिया गया NCCP। ऑब्जेक्टिव था प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस और टर्सरी प्रिवेंशन और स्ट्रेंथिंग ऑफ द एक्सिस्टिंग एजुकेशन फॉर कंप्रिहेंसिव थेरेपी इंक्लूडिंग पैलिएटिव केयर। ये कैंसर से रिलेटेड थोड़ी सी बात मैं इसलिए करना चाहूँगा कि मैं थोड़ा इससे थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें स्क्रीनिंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर हम बात करें, खुद की बात करें, तो हम अब आफ्टर 40 हम लोग कोई अपना स्क्रीनिंग नहीं करते हैं। अगर देखा जाए जितने केसेस आते हैं, अगर हम उसका स्क्रीनिंग करें, जैसे रूटीन हम लोग जो CBCL FT KFT करते हैं, और अगर मेल की बात करें तो हम लोग आफ्टर 50 कम से कम कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो कि इसको हम लोग आराम से करके डिटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि प्रोस्टेट के लिए सीरम PSA आता है, कोलोन के लिए CEA आता है, हिपैटोपेनक्रेटिक के लिए CA 19.9 आता है। तो ये सारे ट्यूमर मार्कर्स हैं जो हम लोग आफ्टर 50 चाहिए कि लोगों को करना चाहिए। और एक सिंपल सा USG करके भी, अगर अच्छे कोई रेडियोलॉजिस्ट है तो USG करके भी हम अपने चीज़ों को अच्छे से पता कर सकते हैं। फीमेल के लिए अगर हम 40 के अबव जाएं अगर, तो 40 के अबव मैमो के बारे में बताया गया है, और बिलो 40 USG से भी ब्रेस्ट का काम चल जाता है, और वो 40 के नीचे ही USG ही करना है। तो आई थिंक कैंसर से रिलेटेड जो भी है, काउंसलिंग और प्लस स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर हम चाहें तो चीज़ों को, मतलब प्राइमरी स्टेज में चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम 1954 में इसे इनिशिएट किया गया। इसका एक्टिविटीज जो थे, स्टेबलाइजिंग अर्बन डेवलपमेंट फंड, लो कॉस्ट टेक्निक, कैसे वाटर सप्लाई सैनिटेशन मुहैया कराया जाए, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स और इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, लोगों को उसमें इनकरेज किया जाए आने को। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो 74-78 में किया गया, इसमें मिनिमम नीड में इतने थे कि चीज़ें, इन सब चीज़ों, कम से कम इतनी चीज़ें लोगों को मिले, जैसे न्यूट्रिशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, रूरल वाटर सप्लाई है, रूरल हेल्थ है, रूरल रोड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, और रूरल हाउसिंग एनवायरमेंट्स ऑफ अर्बन स्लम्स है। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स 1985 में देखा गया है कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी ज़्यादा खतरनाक होता है ये। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल, आइडेंटिफाई द हाई रिस्क ग्रुप इन कम्युनिटी, क्योंकि मोस्टली लोग, जैसे आज के दौर में जितने लोग डिस्ट्रेस में होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण अगर इसको देखा जाए तो सबसे लोग ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं। तो इसलिए इसका मास एजुकेशन जरूरी है। फॉलो अप मेंटल पेशेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, या जो बच्चे जो HI के जो शिकार होते हैं बचपन में आफ्टर बर्थ, तो ऐसे बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें तो TSA1 डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका भी ऑब्जेक्टिव वही है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उसको प्रिवेंट किया जाए, और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एट PSC डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे 0 डोज पे एट द एज ऑफ 0 BCG हेपेटाइटिस बर्थ प्लेस पे दिया जाता है। 6 वीक में पेंटावैलेंट में डिप्थीरिया, DPT और हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्लस रोटा के साथ में 6 वीक पे दिया जाता है। 10th वीक में DPT और हेपेटाइटिस B, हीप एंड साथ में फिर रोटा। 14th वीक में डिप्थीरिया, परट्यूसिस टेटनस, हेपेटाइटिस B और हीप और रोटा प्लस इसमें IPV। 9th मंथ में MR वैक्सीन विथ ओरल विटामिन A 60,000 आई इंटरनेशनल यूनिट। 9 से 12 मंथ में JE फर्स्ट डोज। बूस्टर डोज में OPV 16 to 24 मंथ ऑफ एज में, JE 16 to 24 मंथ ऑफ एज, 16 to 24 मंथ ऑफ एज मिजल्स। विटामिन A 18 मंथ से 5 ईयर्स ऑफ एज, और 10 ईयर्स और 16 ईयर्स ऑफ एज टेटनस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन 2 डेजेज ऑफ TT लेना। एक रिसेंट में एक मतलब 2014 में एक चीज़ चलाया गया सरकार की तरफ से, मिशन इंद्रधनुष। ये ऐसे तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल ही रहा है, लेकिन इसको ऐसे जगहों पे इसलिए इसको लाया गया कि जो चीज़ें कहीं पे अगर छूट गई हों तो उसको वो कवर अप कर ले। इसके तहत 7 चीज़ों को, जैसे इंद्रधनुष से वर्ड से लग रहा है कि 7 कलरों का, तो इसमें 7 चीज़ों को इसमें लाया गया। ये सारे जगह के लिए नहीं है, वैसे जगहों पे जहाँ पे लगता है कवरेज नहीं हो पाया वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। स्पेशल टाइप इम्यूनाइजेशन इन सिलेक्टेड 28 स्टेट एंड 600 डिस्ट्रिक्ट्स। एम इसका है 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज बाय द ईयर 2013 एंड टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 years एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट 7 वैक्सीन। इसमें DPT, पोलियो, मिजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस B, न्यूमोनिया और JE। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसमें जो लॉन्च किया गया 1951 में, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था रिड्यूसिंग द बर्थ रेट एंड टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। इसमें जैसे रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, इस सास बहू सम्मेलन, तो सास बहू सम्मेलन में सास को बहू सभी लोग को एक जगह जमा करके बताया जाता है कि कोई बच्चा, सास को बताया जाता है बच्चा 21 साल के पहले नहीं, फिर ये बताया जाता है कि माँ के लिए क्या सही होगा, कितने एज में बच्चा डिलीवर्ड हो, और 2 बच्चों के बीच में 4-5 साल के बीच गैप हो। ये सारी बातें सबको साथ में बताया जाता है। ट्यूबेक्टोमी गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, वेसेक्टोमी, प्रॉपर्टी है, मालाडी है, कंडोम है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड 2000 में आया। और अभी रिसेंटली जो हम तो हमारे 2 की जगह हम तो हमारे एक स्लोगन जो है अभी पूरी तरीके से पास नहीं हुआ, लेकिन स्लोगन
ये गवर्नमेंट की तरफ से एक चलाया गया है कि हम दो हमारे दो की जगह पे। National NRHM, it was started 2005 for the period of 7 years, 2005 to improve rural health care delivery system. इसमें इसका एम था डिक्रीज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज द फीटल मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये ज़्यादा इसको तरजीह दिया गया, और टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये तो 63 में ये नेशनल ट्रकोमा कंट्रोल प्रोग्राम करके आया, उसके बाद में फिर उसे 1970 में नेशनल प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट ब्लाइंडनेस, एंड अगेन 1976 में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के ये अभी चल रहा है। सी गिवन विटामिन ए सप्लीमेंट विद 9 मंथ ऑफ बेबी विद एमआर वैक्सीन एंड रिपीट एवरी 6। ऑब्जेक्टिव है इसका स्पेशलाइज्ड आई केयर फैसिलिटीज फॉर एवरी 5 लाख पॉपुलेशन, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स फॉर आई केयर सर्विसेज एट ऑल लेवल्स, द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, to improve quality of service delivery and to secure participation of civil society and the private sector। जननी सुरक्षा योजना, ये भी एक अच्छा योजना है जिसमें कि जो 12 अप्रैल 2005 के अंडर NRHM के अंदर में इसको स्टार्ट किया गया। इसमें मेन था इंकरेज करना डिलीवरी एट हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जिससे कि अगर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में होगा तो रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी भी घटेगी और न्यूनेटल मोर्टेलिटी भी घटेगी। ये जो ये पूरी तरीके से 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। पूरा स्टेट्स का डिस्क्राइब किया गया है, यूपी, उत्तराखंड, MP, झारखंड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम। 600 रुपये गिवन आशा को दिया जाता है हर डिलीवरी के लिए। इसमें रूरल और अर्बन दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। रूरल में 1400 मदर को देने का है, और अर्बन में 1000 रुपीज़, और रूरल में आशा वर्कर को 600 है, और अर्बन में 200 है, और 300 रुपीज़ फॉर ANC विजिट के लिए आशा वर्कर को मिलेगा, और 300 फॉर पोस्टमार्टम विजिट। थैंक यू।